Welcome back, students, in my YouTube channel. Hope you are enjoying online studies. Kindly subscribe my channel and press the bell button there for the further notification. Today we will start chapter 4, Indian economic development, strategy of industrial growth 1947-1990. The Indian economic development can be divided into two parts. The first part है वो 1990 से पहले वाला अपने पास होगा, और सेकंड जो पार्ट है डेवलपमेंट का वो 1991 के बाद वाला है, 90s के बाद. 1991 जो है इट इज़ कॉल्ड ईयर ऑफ डिवाइड, बिकॉज इसके बाद का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट, और पहले का, इन दोनों में डिफरेंस रहा है. देन in this chapter we will study about the first phase of Indian economic development, especially in industrial development. Then in this chapter we will cover these 4 points. For first, importance of industries, why industries are important we will find. Second, factor necessitating direct participation of the state, कि पब्लिक सेक्टर जो था, गवर्नमेंट का रोल आगे क्यों रहा, सेकेंडरी रोल जो था प्राइवेट सेक्टर को क्यों दिया गया इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. थर्ड, आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसके मेन जो फीचर्स थे उसको हम देखेंगे. डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट, मतलब गवर्नमेंट का लीडिंग रोल इसमें रहा. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को देखेंगे. A policy instrument to promote the goals of employment and equity. So let's start with the first topic, importance of industry. अब इंडस्ट्री जो है ये मतलब की ऑफ डेवलपमेंट आप मान सकते हैं. अगर किसी एरिया का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट पहले होगा. विदाउट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वी कैन नॉट डेवलप द इकोनॉमी. जितने भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आज वर्ल्ड में, उन सब में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है. चाहे वो अमेरिका, जापान, चाइना, किसी को भी लेते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया शोड द ग्रेट राइज इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्री, व्हाई आर इंडस्ट्रीज सो इम्पोर्टेंट, लेट्स सी. इंडस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज. ये जो नीचे पॉइंट है ये इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस को शो करेंगे. नंबर फर्स्ट, एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब ये इकोनॉमिक ग्रोथ का केंद्र बिंदु है. इंडस्ट्री सर्व्स एज द एपी सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली. जो फॉलोइंग पॉइंट्स है ये शो करेंगे कि वाई इट इज़ अ एपी सेंटर, केंद्र बिंदु क्यों है हमारे डेवलपमेंट का. नंबर फर्स्ट, एज जीडीपी राइज देयर इज अ स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हमारा जीडीपी बहुत फास्ट बढ़ता है, और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है ये स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. पूरी इकोनॉमी में स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है. पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, चाहे वो सड़कें हो, चाहे पुल हो, चाहे वो डैम हो, या हाई राइज बिल्डिंग्स हो, ये सारी चीज़ें एक साथ बढ़ने लगती हैं. और अर्बनाइजेशन जो है उसका प्रोसेस बढ़ता है. जैसे हमने 10th में पढ़ा होगा, लंदन जैसे बना या मुंबई का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन था. जब लंदन या बॉम्बे जैसे शहरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, मिलें खुलने लगी, तो वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर जो था वो ट्रांसफॉर्म हो गया. सेकेंड है, इंडस्ट्रीज स्टार्ट रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज द इंजन ऑफ ग्रोथ. इंडस्ट्री जैसे डेवलपमेंट हुआ तो इसने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की. जो एग्रीकल्चर के अंडर में हिडन एम्प्लॉयमेंट था, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, वो कम होने लगा. कहने का मतलब एग्रीकल्चर पे जो बर्डन था वो कम होने लगा धीरे धीरे. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस more than 70 to 80% people depend on agriculture for their livelihood. But when the development of industry start in our country, then the burden over agriculture is reduced. So second point, industry start replacing agriculture as the engine of growth. This is because unlike agriculture, industries produce a wide range of goods. अब एग्रीकल्चर में तो सिर्फ आपके पास क्रॉप्स ही उग सकती हैं जो लिमिटेड नंबर है.
बट इंडस्ट्री में देयर इज़ नो लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब इंडस्ट्री डेवलप होने लगा तो पहले एग्रीकल्चर ही मेन चीज़ था हमारे इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का। टिल टुडे इंडियन इकोनॉमी इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमी। बट इंडस्ट्री सेक्टर जब डेवलप हुआ तो इसने वो जो बर्डन था कि इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने का जिम्मा एग्रीकल्चर के पास ही था, एग्रीकल्चर सेक्टर ही उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। बट अब इंडस्ट्री जो थी वो डेवलप होने लगी। Produced a wide range of good which the consumer would like to consume as their income rise। और इंडस्ट्री ने ऐसे प्रोडक्ट दिए जो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो उनको कंज्यूम करना पसंद करता है। जैसे इनकम बढ़ती है तो हम लग्जरी आइटम की तरफ चले जाते हैं। इंडस्ट्रियल जो गुड है, कंज्यूमरिज्म का जो टोटल मामला है वो इनकम बढ़ने पे ही क्रिएट होता है। द थर्ड पॉइंट, द राइज इन द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स consequent upon a rise in the income is always very modest। मतलब द राइज इन द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड, अब एग्रीकल्चर गुड की जो डिमांड है वो भी कब बढ़ती है? कॉन्सिक्वेंट अपॉन अ राइज इन इनकम। आपकी इनकम बढ़ेगी देन यू विल कंज्यूम मोर ऑफ एग्रीकल्चर आइटम, फ्रूट, वेजिटेबल, सेरल्स इज ऑलवेज वेरी मॉडेस्ट। पर उसमें मॉडेस्ट रहता था। एग्रीकल्चर में क्या रहता था, अगर आपकी इनकम थोड़ी बहुत भी बढ़ती है तो भी आप खाने पीने की चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड फूड, वेजिटेबल, सेरल तो आप रहते हो। बट जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है ये मोस्टली तब ज़्यादा डिमांड होती है जब आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ती है। जब आपके पास सरप्लस इनकम होती है तब आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की तरफ जाते हो। अदरवाइज खाने पीने की एग्रीकल्चर वाली जो चीज़ें वो तो आपको मिनिमम इनकम पे भी लेना है, वहाँ वो तो यहाँ वर्ड मॉडेस्ट यूज़ हुआ। बिकॉज एग्रीकल्चर गुड्स लाइक राइस एंड व्हीट आर द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि ये तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड, वेजिटेबल, सेरल तो हमारे आवश्यकता है ज़िंदगी की, ठीक। ये लो इनकम पे भी आप लोगे तो लाइफ एंड हैव लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब अगर आपकी इनकम कम भी होती है तो भी इन चीज़ों की डिमांड पे कम असर पड़ता है। इलास्टिसिटी लो होने का मतलब कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी या घटेगी ना तो उस रेशियो में इनकी डिमांड पे बहुत कम असर पड़ता है, क्योंकि ये तो आपको लेना ही। कई बार जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आप इनको कंज्यूम करते हो उधार लेके। यस, नेक्स्ट पॉइंट, दस इंडस्ट्रियल रिप्लेसेस एग्रीकल्चर एज द एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल जब डेवलपमेंट हुआ तो इसने एपी सेंटर का जो ग्रोथ का एपी सेंटर एग्रीकल्चर था उसको शिफ्ट कर दिया। नाउ द एपी सेंटर ऑफ द ग्रोथ इज इंडस्ट्री। सेकंड पॉइंट आता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यस, जो एग्रीकल्चर तो इंडिपेंडेंट के टाइम में एक मेजर सोर्स था एम्प्लॉयमेंट का, बट इंडस्ट्रियल जब डेवलपमेंट हुआ तो एम्प्लॉयमेंट का एक मेजर सोर्स इंडस्ट्री सेक्टर बना। टुडे इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड अ नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और जैसे जैसे अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इज क्रिएटेड। इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन। अब एग्रीकल्चर तो ओवरबर्डन हो गया तो उसमें हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम आने लगी। पर जब एक इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप हुआ तो वो जो हिडन एम्प्लॉयमेंट था वो लोग माइग्रेट होने लगे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री सेक्टर में, ठीक। एंड द लेबर फोर्स इज राइजिंग रैपिडली। और लेबर फोर्स था वो राइजली रैपिड होने लगा, राइजली बढ़ने लगा, राइज होने लगा। इन फैक्ट विद द राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फार्मिंग सेक्टर हैज़ रियलाइज द लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। अब इनफैक्ट विद द राइज इन एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है तो फार्मिंग सेक्टर क्या होता है, हैज़ रियलाइज अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर फोर्स। तो वहाँ से लेबर फोर्स जो थी वो रिलीज होने लगी। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मतलब एक ही खेत में अब जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ज़्यादा लेबर फोर्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि ज़्यादा खेत तो हुए नहीं। इट कैन बी गेनफुली एम्प्लॉयड ओनली इन ऑक्यूपेशन आउटसाइड एग्रीकल्चर। तो ये जो लेबर वहाँ से रिलीज हुई इसको एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा और किसी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट देना था तो वो इंडस्ट्री सेक्टर था, वो रोल इंडस्ट्री सेक्टर ने प्ले किया। इंडस्ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इस नज़रिए से इंडस्ट्री ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया कि जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से माइग्रेट हुए, वहाँ से रिलीज हुए, उन सबको जॉब सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री सेक्टर में मिला है।
तो एम्प्लॉयमेंट की अगर नज़र से देखेंगे तो भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। द थर्ड पॉइंट, सोर्स ऑफ मैकेनाइज मीन ऑफ फार्मिंग। मैकेनाइज मीन ऑफ फार्मिंग, अब एग्रीकल्चर में कई सारे टूल इस्तेमाल होते हैं, ट्रैक्टर, थ्रेशर, सीड ड्रिल, फर्टिलाइजर, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। अब ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में बनती हैं। तो इसका मतलब इंडस्ट्री सेक्टर ने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में भी एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। नंबर थर्ड जो है, सोर्स ऑफ मैकेनाइज मीन ऑफ फार्मिंग। इंडस्ट्री प्ले अ क्रूशियल रोल इन द मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग। Uses of machines like tractor, thresher, harvester in farming has become possible only owing to the growth of development of industry। ये सारी जो चीज़ें थी ये इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से ही प्रोड्यूस हुई, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होती हैं। मैकेनाइजेशन हैज़ कॉज्ड अ एक्सपोनेंशियल राइज इन द फार्म प्रोडक्टिविटी। अब फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अभी ऊपर पॉइंट आया था, जब ये बड़ी चीज़ें ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर जब चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई, इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से वहाँ से जो लेबर थी वो रिलीज होने लगी। मतलब जब लोग हाथ से काम करते थे ना, मशीनों से होने लगा। जिस खेत में फसल काटने का काम 15-15 दिन चला करता था, 4 दिन में फसल कट जाती है। जब हार्वेस्टर आगे बढ़े, ट्रैक्टर से जो प्लगिंग का काम है 1 दिन में हो जाता है बड़े बड़े खेतों में। पहले हल बेहल से कई लोग लगे रहते थे, ठीक। तो वहाँ से लेबर रिलीज हुई है। तो वो जो लेबर रिलीज हुई उसको इंडस्ट्री सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिला। ऑन द अदर हैंड ये सारे जो टूल थे, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, ये इंडस्ट्री सेक्टर ने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड किए। तो सारा मैकेनाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन हो गया। इसमें फर्टिलाइज़र, केमिकल जो थे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी शामिल है, वो भी इंडस्ट्री में ही बनते हैं। प्रोडक्टिविटी इट इज़ ओइंग टू मैकेनाइजेशन इन फार्मिंग दैट इंडिया हैज़ सक्सेस्ड इन प्रोड्यूसिंग इनफ फूड फॉर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और जब मैकेनाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो इंडिया क्या हुआ, कैपेबल हो गया कि जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारा वर्ल्ड में, उसको फीड करने के लिए। मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है सेल्फ सफिशिएंट है इंडिया इसके प्रोडक्शन में। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंट, उस ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग सक्सेसफुली अचीव किया, सेल्फ रिलायंट हो गए हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। उसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री सेक्टर का हाथ है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े टूल्स है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, केमिकल, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर जो रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश हुए, इनमें इंडस्ट्री सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। पॉइंट नंबर 4 है, इम्पार्ट्स द डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। जो ग्रोथ प्रोसेस था हमारी इकोनॉमी का, उसको बहुत ही फास्ट बिग पुश देने में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहा। डायनेमिक जो स्टार्ट था, इंडस्ट्री इम्पार्ट डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, दिस फैक्ट इज सपोर्टेड विद दीज ऑब्जर्वेशन। इस फैक्ट को हम इन पॉइंट से आराम से समझ सकते हैं। मतलब दिस डायनेमिज्म कैन बी एक्सप्लेन अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज 2 पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज इन द एब्सेंस ऑफ industries growth process would have been restricted to the production of food for survival। भाई जब तक इंडस्ट्री सेक्टर एब्सेंट था तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए खाने पीने की चीज़ें उगती थी, फसलें उगती थी, फल और सब्जियाँ उगाई जाती थी। सेकेंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज एडेड न्यू डायमेंशन टू ह्यूमन लाइफ। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ह्यूमन लाइफ के कई नए डायमेंशन, नए आयाम खोल दिए। इट हैज़ जनरेटेड अ वेव ऑफ कंज्यूमरिज्म। एक कंज्यूमरिज्म का जमाना आ गया। टुडे वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग विच शोज द एज ऑफ कंज्यूमरिज्म। आज सिर्फ मच्छरों को मारने के लिए कई तरीके की दवाइयाँ बाजार में, मॉस्किटो कोयल्स हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं, फास्ट कार्ड आ चुके हैं, कई तरीके के स्प्रे आ चुके हैं, कई तरीके के पाउडर आ चुके हैं। तो ये कंज्यूमरिज्म है। मतलब कंफर्ट जोन में जाने के लिए इतनी चीज़ें आ चुकी हैं कि अगर आप शूज़ लेने जाएंगे, वैरायटी ऑफ शूज़, स्लीपर लेने जाएंगे, इवन आप अगर भगवान के लिए अगरबत्ती लेने जाएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ अगरबत्तीज आर अवेलेबल इन मार्केट। तो ये कंज्यूमरिज्म है। कंज्यूमरिज्म मतलब जो कंज्यूमर को चाहिए वही इंडस्ट्री ने प्रोवाइड करके दिया। ऑल द कंफर्ट्स, industry is providing all the comfort, that is why it is called consumerism। endless consumption of a wide variety of goods and services।
मतलब एंडलेस कंजप्शन है। अगर आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं कि अरे यार ये मैंने कभी देखी नहीं थी, ये नई चीज़ आ चुकी है, ये नई चीज़ आ चुकी है। तो टीवी में आप ऐड देख पा रहे हैं इन चीज़ों का। तो ये दो पॉइंट थे जो डायनेमिज्म, जो ग्रोथ प्रोसेस को इंडस्ट्री ने किया है, बहुत तेज़ी से बढ़ाया, उसको शो करते हैं। नंबर 5, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इसके साथ अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। या आपने हिस्ट्री में पढ़ा है लंदन कैसे बना, मुंबई कैसे बना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है तो वहाँ अर्बनाइजेशन होने लगता है, इससे ह्यूमन लाइफ ज़्यादा सिविलाइज होती है। अब ओल्डन डेज में जो अर्ली मैन था वो कैसे रहता था, गुफाओं में रहता था, कच्चा मांस खाता था, आपने सब पढ़ा हिस्ट्री में। तो आज भी गांव और शहरों को कंपेयर करते हैं, अर्बन एरिया, रूरल एरिया। तो गांव वाला जो लोग हैं उनका सपना होता है शहर में जाके बसे। तो अर्बनाइजेशन इन द वीक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो और उससे अर्बनाइजेशन हुआ, और अर्बनाइजेशन हुआ तो उससे सिविलाइजेशन था ह्यूमन लाइफ में, वो डेवलप्ड हुआ। पीपल बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके कॉन्शियस हो चुके हैं। दे वर्क हार्ड टू अचीव हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। अब लोग हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ने लगे हैं, और स्किल फॉर्मेशन। ओल्डन डेज में क्या होता था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट लिटरेसी रेट 14-15% था, आज लिटरेसी रेट 75-76 हो चुका है। और अर्बन एरिया में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, बच्चे हायर एजुकेशन के लिए एब्रॉड तक जा रहे हैं। तो ये ह्यूमन लाइफ क्वालिटी में जो इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको शो करता है। कल्चरली डाइवर्स सोसाइटीज़ आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो कल्चरल डाइवर्स जो सोसाइटीज़ थी, जो डिफरेंट सोसाइटी थी, वो काफ़ी क्लोज आने लगी हैं। अब आज कई लोग हैं जो इधर साउथ पार्ट से आके नॉर्थ पार्ट में काम करने लगे इंडस्ट्री सेक्टर में, कुछ नॉर्थ वाले साउथ में जाके काम करने लगे। तो इससे कल्चर भी एक्सचेंज हुआ है। द वर्ल्ड इकोनॉमीज आर मर्जिंग इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। जो इकोनॉमी थी पूरे वर्ल्ड की, जो इकोनॉमी थी वो ग्लोबल इकोनॉमी बन चुकी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो इससे क्या होता है, जो चीज़ अमेरिका बनती है वो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, इंडियन मार्केट वाली चीज़ अमेरिका में अवेलेबल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस, ये भी सब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट 6 है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ है कि इंडस्ट्री डेवलप होने से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है तेज़ी से। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन द इकोनॉमी। इंडस्ट्रीज टेंड्स टू स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब इंडस्ट्री हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में इस्टेब्लिश होने लगी। गवर्नमेंट ने लाइसेंस वहाँ प्रोवाइड करे कि जहाँ लेस डेवलप्ड एरिया थे, जो बैकवर्ड एरिया थे, वहाँ पे लाइसेंस देके प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया इंडस्ट्री डेवलपमेंट में। तो आज हमारे देश के कोने कोने में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होने लगी। एंड एज इट स्प्रेड देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, अच्छी सड़कें हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, ये सब डेवलप होने लगे। कॉमनली यूज फैसिलिटीज़ बाय द इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। ये सब फैसिलिटीज़ डेवलप्ड हुई, सच एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विस, पावर, एनर्जी एंड द लाइक। इसी तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज़, जैसे मैंने हॉस्पिटल, स्कूल आपको बताया, गुड एग्जाम्पल है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को बताते हैं। इन फैक्ट बोथ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आर इंटरलिंक्ड। मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एक दूसरे से लिंक है, कि अगर इंडस्ट्री ग्रोथ करता है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जरूर होगा। ठीक, इन दोनों को एक दूसरे का पूरक बोला जाता है, इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडस्ट्री डेवलप होती जा रही है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। द ग्रोथ ऑफ वन एसिलेट्स द ग्रोथ ऑफ द अदर। मतलब अगर इनमें से एक का भी ग्रोथ होगा तो दूसरे को एसिलरेशन मिलेगा, वो तेजी से बढ़ेगा। जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा है आपके एरिया में तो वहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट तुरंत हो जाएगा, और अगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पे जल्दी ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नंबर 7 पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिन क्वा नन ऑफ ग्रोथ। सिन क्वा नन ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या था, गो हैंड बाय हैंड। ग्रोथ प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर सो इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर। ये इन दोनों का इतना गहरा संबंध है टू ईच अदर दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑफन टेक अ सिन क्वा नन ऑफ ग्रोथ। मतलब इसको मान लिया जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वहाँ पे ग्रोथ जो है
इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ लो या किसी भी तरीके की ग्रोथ है वो होनी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी या अदर सेक्टर आसपास डेवलप होने लगेंगे, इम्प्लाइंग दैट ग्रोथ ऑकर एज एंड व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड। मतलब अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो इसका मतलब पक्का है वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। मतलब विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन वी कैन नॉट थिंक अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द एरिया। इन फैक्ट इट इज़ फैक्ट दैट मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज टुडे आर इंडस्ट्रियलाइज। ये वही बात है कि अगर आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हो तो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो स्पेस है, स्पीड है, वो बहुत तेज करनी पड़ेगी। और आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा हुआ है। इन फैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज इमर्ज एज द इनवर्टेबल रूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मतलब एक रास्ता बन गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ का। तो ये अपने पास 7 पॉइंट थे कि जो हमको बताता है सिग्निफिकेंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्यों बहुत ज़रूरी हैं। होप यू आर एंजॉइंग। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है आप ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स। आफ्टर स्टडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन इकोनॉमी स्टूडेंट, द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट आफ्टर इंडिपेंडेंट in our country, the planning which was adopted by our government in industrial development, then it is basically depend on public sector. There is a domination of public sector over the private sector. मतलब जो गवर्नमेंट था सारे इकोनॉमिक डिसीजन ये डेवलपमेंट के इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो गवर्नमेंट के हाथ में था। देन हियर कम्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगेन, फैक्टर नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर थे जिसने मजबूर किया कि गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करे, जो पब्लिक सेक्टर था मतलब गवर्नमेंट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भी प्राइवेटाइजेशन उस समय क्यों नहीं किया गया डायरेक्ट, मतलब ये। सो अलॉन्ग विद द नीड ऑफ द डेवलपमेंट इंडस्ट्री एज द एपीसेंटर ऑफ ग्रोथ, कि इंडस्ट्री एपीसेंटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। द प्लानर एंड द पॉलिटिशियन ऑल्सो रियलाइज दैट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड। तो हमारे जो पॉलिटिशियन थे आफ्टर इंडिपेंडेंट उनको ये रियलाइज हुआ कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को प्राइवेट सेक्टर मतलब मार्केट फोर्सेस, सप्लाई और डिमांड पे नहीं छोड़ सकते हैं। ऑल्सो इट कुड नॉट बी लेफ्ट टू द विजडम ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के विजडम पे। वाई? बिकॉज प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दे ऑलवेज सीक टू मेक प्रॉफिट, दे मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, दे विल नॉट थिंक अबाउट द सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आफ्टर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट विल टेक द चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो वी विल स्टडी some points why the public sector undertaking is very important on that time. The first point here is lack of capital. It is very simple point, because government have lot of money on that time. The private investor do not have huge money to invest in industrial sector. Only some name, Jamshedji Tata, Birla and other, and some Parsi trader also, but most of the businessmen do not have such kind of capital that they can invest in big industries. So first point is lack of capital. Industrial development in India need to big push, implying a large amount of capital expenditure. काफ़ी पैसा चाहिए था उस टाइम। At the time of independence, Tata and Birla were only the established industries. Industrial houses थे ये टाटा और बिरला, इनके अलावा कोई नहीं था। The requirement of the capital for the country's industrial growth, उस टाइम हमारे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जितना पैसा चाहिए था वॉज फॉर बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दीज इंडस्ट्रियल हाउसेज। तो इन इंडस्ट्रियल हाउसेज के पास भी इतना पैसा नहीं था जितना हमें हमारे देश में इन्वेस्ट करना था। अकॉर्डिंगली इट बिकम एसेंशियल फॉर द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब हमारे देश की सरकार को ये था जरूरी टू अचीव इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कि ये इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है इसके टारगेट को अचीव करने के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जरूरी था। इसका मतलब गवर्नमेंट को चार्ज लेना जरूरी था, डोमिनेट करना जरूरी था। हियर कम्स द बॉक्स पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये बॉक्स में देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर रेफर टू दोज बिजनेस एंटरप्राइज विच आर कंट्रोल्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट। ठीक, दीज आर लार्जली ड्राइवन बाय द कंसिडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो ये वो पॉइंट था सोशल वेलफेयर का जिस कारण
उस समय प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्रीज का नहीं किया जा सकता था, बिकॉज उस टाइम सोशल जस्टिस बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ब्रिटिश टाइम से जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी हमें मिली वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी, पुअर जो सेक्शन था, ज़्यादातर पॉपुलेशन पुअर थी, लो पर कैपिटा इनकम। सेकंड आता है प्राइवेट सेक्टर रेफर टू दोज बिजनेस एंटरप्राइज which are controlled and run by private individual. These are largely driven by consideration of profit maximization. तो ये दोनों पॉइंट का डिफरेंस था कि आफ्टर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने टेक चार्ज किया या डोमिनेट किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हमारे कंट्री में। 1990 के बाद तो कुछ सॉरी डिस्टर्ब हुआ, 1991 के बाद तो ये प्राइवेट हैंड में गए और आजकल हम देख रहे हैं 2020 हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो गया। बट ऑन दैट टाइम तो इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा, लैक ऑफ कैपिटल था। सेकंड पॉइंट पे आते हैं लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, मतलब इच्छा शक्ति। जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे उनमें भी कम इच्छा थी कि हम इस चीज़ में इन्वेस्ट करें। वाई? बिकॉज ड्यू टू द लो लेवल ऑफ डिमांड ऑन दैट टाइम पर कैपिटा इनकम वॉज वेरी लो। तो ज़्यादातर लोग चीज़ें कि अपने आवश्यकता की जो गुजारे की चीज़ों को खरीदा करते थे। दे डोंट वॉन्ट टू यूज़ द लग्जरी आइटम एंड इंडस्ट्रियल गुड, कंज्यूमरिज्म का ज़माना नहीं था। सो द प्राइवेट इन्वेस्टर थे, दे डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडस्ट्रीज। द प्राइवेट इन्वेस्टर लैक्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, इट वॉज ओइंग टू द लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट। अब लिमिटेड साइज मार्केट का क्या होता? क्योंकि लिमिटेड डिमांड था, लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट वॉज ओइंग टू लो लेवल ऑफ डिमांड एंड लेवल ऑफ डिमांड वॉज लो बिकॉज लो लेवल ऑफ इनकम। ये चीज़ें मैंने बताई कि लोग पर कैपिटा इनकम था, नेशनल इनकम कम था, तो डिमांड कम था, डिमांड कम था तो मार्केट का साइज था कि ये वीसीएस सर्कल बनता था। तो इस वीसीएस सर्कल को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना था। और ये अकॉर्डिंग टू क्या था, ब्रिटेन वुड जो एग्रीमेंट हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो पूरे वर्ल्ड के जो मेजर कंट्रीज हैं, लीडिंग कंट्रीज, तो उनका सजेशन यही था कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना है उस वीसीएस सर्कल को तोड़ने के लिए। तो यह एक फ्लो चार्ट है जो इस वीसीएस सर्कल को आपको बताएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें आता है लो इनकम। लो इनकम है तो आपके पास लो डिमांड रहेगा, लो डिमांड है तो लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट रहेगा। जब लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट है तो लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, तो प्राइवेट जो इन्वेस्टर हैं उनकी इच्छा कम होगी इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर लो इन्वेस्ट है तो लो इनकम हो जाएगी वापस। तो ये कंटिन्यूटी में यहाँ सर्कल आ गया वापस। तो ये जो वीसीएस सर्कल था इसको तोड़ने के लिए गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी था। तो गवर्नमेंट का ये नेसेसिटी हो गया था कि हर चीज़ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो। ओनली अ बिग पुश ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट कुड ब्रेक द वीसीएस सर्कल। गवर्नमेंट का जो बड़ा इन्वेस्टमेंट था ज़्यादा, वही इस वीसीएस सर्कल को तोड़ सकता था। अकॉर्डिंगली पब्लिक एंटरप्राइजेस वर द ओबिवियस चॉइस टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस ही एक चॉइस बचा था। दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सोशल जस्टिस है, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को प्राइवेट हाथों में दे देते हो देन दे विल नॉट थिंक अबाउट सोशल जस्टिस, दे विल ओनली कंसंट्रेट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। वो तो मार्केट इकोनॉमी हो गया जहाँ पे सब कुछ मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। दे जनरली प्रोड्यूस सच गुड्स विच फैच देम अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दिस ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है आपका, है ना, आप इसको गवर्नमेंट समझे, द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो गवर्नमेंट को सोशल जस्टिस के व्यू पॉइंट से भी ये लगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ही डेवलप किया जाए, बिकॉज इट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट रादर देन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में होगा तो गवर्नमेंट तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज़्यादा करेगी ना, और अगर प्राइवेट हाथों में दे दोगे तो वो तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट पे ही काम करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉज टू बी डिस्करेज एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और जो फ्यू हैंड्स में जो वेल्थ का कंसंट्रेशन हो जाता है जब प्राइवेटाइजेशन होता है, जैसे आज हमारे कंट्री में अंबानी ले लो, अडानी ले लो, रतन टाटा ले लो या आनंद महिंद्रा की बात करते हैं, तो मनी का जो कंसंट्रेशन है, दे आर बिग बिजनेस हाउसेज, इनके पास कंसंट्रेशन है मनी का। मतलब अगर इनके बिजनेस पे कुछ असर पड़ता है तो पूरी इंडियन इकोनॉमी में शेयर मार्केट नीचे आ जाता है।
तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉज टू डिस्करेज, उस चीज को डिस्करेज करना था, एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो था रादर देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वॉज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मीन ऑफ द टू अचीव इट। तो सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को आगे आना था। अब बॉक्स आता है आपके पास कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो कमांडिंग हाइट्स थी ना वो क्या थी उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी रेफर टू द इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। कमांडिंग हाइट का मतलब जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, जिन इंडस्ट्री से आगे दूसरी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट डिपेंड करता है, वो थी वो। दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग दोज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है, इसके बारे में तो गवर्नमेंट ही सोचता है। वर ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन पे दूसरी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बिकॉज दे प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर बेस फॉर द ओवरऑल स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बेसिक जो पाथ है वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तैयार करता है इन द इकोनॉमी। द गवर्नमेंट डिसाइड टू डेवलप दीज इंडस्ट्रीज एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जैसी इंडस्ट्री को भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ही डेवलप करना था। सेकेंड है द कमांडिंग हाइट ऑल्सो इंक्लूड इंडस्ट्रीज ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ऐसी इंडस्ट्री जो हमारे देश की डिफेंस सुरक्षा के लिए उपकरण प्रोवाइड करती हैं। ओइंग टू दियर स्ट्रेटेजी ऑफ द कंट्री डिफेंस could not be left in the hand of private entrepreneurs, तो डिफेंस का मामला प्राइवेट हाथों में अभी तक नहीं दिया गया। टिल टुडे डिफेंस की इक्विपमेंट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर है उसी के अंडर में आते हैं, क्योंकि प्राइवेट हैंड में इनको देना एक तरीके का खतरा होता है। बट आज हम दे सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, बट ऑन दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल। तो ये भी कुछ रीज़न थे कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको नेसेसिटी था कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे देश के लिए आगे आए। यस, अब नेक्स्ट अपने पास आता है आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956 अ डिक्लेरेशन ऑफ लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट। इस पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो रोल था उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि गवर्नमेंट किस तरीके से इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है जो सेकंड 5 ईयर प्लान के अंडर में लॉन्च हुआ और हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, उसमें गवर्नमेंट के रोल को क्लियर किया गया। लेट्स सी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाज द क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो 1956 के रेजोल्यूशन से, इंडस्ट्री रेजोल्यूशन से क्लियर हो गया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का लीडिंग रोल रहेगा। दिस रेजोल्यूशन लेड द रोड मैप ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, और इसी इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन से जो सेकंड 5 ईयर प्लान था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अचीव करना था हमारे देश में, उसका रोड मैप तैयार हुआ। ऑल्सो इट वॉज माइलस्टोन ऑफ अचीविंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, और ग्रोथ को सोशल जस्टिस से अचीव करने के लिए ये जो पॉइंट था रेजोल्यूशन 1956 या सेकंड 5 ईयर प्लान एक माइलस्टोन रहा हमारे लिए। फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ आईपीआर 1956। जो आईपीआर 1956 था उसके जो मेन एलिमेंट हमारे पास थे वो 3 थे। इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे। 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में पहला था 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें पहला था दोज, इसमें फर्स्ट जो कैटेगरी में वो इंडस्ट्री आती थी जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में रहेगी, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। दोज विच कुड बी स्टैब्लिश एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, दीज इंक्लूड एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवे। और ये तीनों आज भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। रेलवे प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, एटॉमिक एनर्जी का प्राइवेटाइजेशन आज दिन तक नहीं हुआ है, और रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। सेकंड द दोज विच कुड बी स्टैब्लिश बोथ, दूसरी कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज आती थी जो बोथ प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर में स्टैब्लिश हो सकती थी। हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर वॉज टू प्ले द सेकेंडरी रोल, बट यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल प्ले करना था। मतलब अगर वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उनको गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे चलना पड़ेगा, गवर्नमेंट उनको गाइड करेगी, दे शुड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट।
न्यू एंटरप्राइज वर टू इस्टेब्लिश प्राइमरली इन द पब्लिक सेक्टर। न्यू जो एंटरप्राइज थे वर टू इस्टेब्लिश, जो नई इंडस्ट्री थी वो इस्टेब्लिश प्राइमरली तो पब्लिक सेक्टर में ही होंगे। दिस कैटेगरी इंक्लूड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज। इनमें फर्टिलाइजर और माइनिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेके आप चल सकते हैं, और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, यू कैन सर्च। नंबर थर्ड, ऑल इंडस्ट्रीज अदर देन कैटेगरी 1 एंड 2, और ऐसी इंडस्ट्री जो ना तो फर्स्ट कैटेगरी में आती हैं ना सेकंड कैटेगरी में से आती हैं, वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, उनको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो ना तो फर्स्ट कैटेगरी में कैलकुलेट हुई हैं ना सेकंड में कैलकुलेट हो पाई हैं, उनको आपने प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया था। दस IPR 1956 क्लियरली इम्प्लाइड दैट द स्टेट वॉज टू स्प्रेड स्पॉन्सर टू प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इकोनॉमी। मतलब जो गवर्नमेंट है वो ही मेन रोल रहेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमारे कंट्री में। सेकंड जो इसका पॉइंट आता है, ये 3-fold क्लासिफिकेशन था इंडस्ट्री का। कौन सा? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर वो सेपरेट क्वेश्चन आता ना 3-fold क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री का अंडर IPR 1956 लिखें, देन यू हैव टू मेंशन दीज इन योर आंसर। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इसको। सेकंड आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंस। अब उस टाइम अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री अपनी स्टैब्लिश करना चाहता था, देन दे नीड अ लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। पहले उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, और मैं क्लियरली बता दूं वो लाइसेंस वाला प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें काफ़ी बैरियर थे, स्टिकनेस थी, रिस्ट्रिक्शंस थे, तो लाइसेंस लेना उस टाइम आसान बात नहीं थी। इंडस्ट्रीज इन अ प्राइवेट सेक्टर कुड बी स्टैब्लिश ओनली थ्रू द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे हम लाइसेंस होगा तो ही हम बाइक चला सकते हैं, अदरवाइज चालान हो जाता था। पर लाइसेंस बनाना बड़ा इजी प्रोसेस है। बट उस टाइम इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेना गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट बिल्कुल भी लिबरल नहीं होती थी उस टाइम। बट 1990 के बाद गवर्नमेंट लिबरल हुई है, उनने लाइसेंसिंग वाला सिस्टम हटा दिया है, बट ये उससे पहले की बात हो रही है। द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज टू इनकरेज इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन इन द कंट्री। ये मेन पॉइंट है। अब गवर्नमेंट ने लाइसेंस वाली जो व्यवस्था क्यों की थी कि इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस चाहिए। अगर वो इंडस्ट्री किसी बैकवर्ड एरिया में स्टैब्लिश करना चाहता है प्राइवेट इन्वेस्टर, तब तो लाइसेंस बड़े इजी तरीके से दे दिया जाता था। बट अगर ऐसा एरिया जहाँ ऑलरेडी इंडस्ट्री है, उसी एरिया में आप अपनी इंडस्ट्री डालना चाहते हो, तो गवर्नमेंट वहाँ लाइसेंस आसानी से नहीं देती थी। ठीक, तो बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री डेवलप करने का रीज़न क्या था कि वो बैकवर्ड रीजन है, तो जैसे इंडस्ट्री वहाँ इस्टेब्लिश होगी तो वो रीजन डेवलप कर जाएगा, वो बैकवर्ड नहीं रहेगा। तो ये रीजनल जो ग्रोथ थी उसको उसमें इक्वलिटी लाने के लिए प्रोसेस गवर्नमेंट ने उस टाइम IPR 1956 में डाला। दिस वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी। तो क्षेत्रीय जो समानता है वो इससे आती है। अब जो लाइसेंस पॉलिसी थी बॉक्स में दिया गया, लाइसेंस पॉलिसी टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी। फर्स्ट पॉइंट आता है लाइसेंस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी। सेकेंड, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वर एक्सपेक्टेड टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। ये बता चुका हूँ। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंगली लाइसेंस वर लिबरली इश्यूड फॉर बैकवर्ड रीजन। अगर आप बैकवर्ड रीजन में अपनी इंडस्ट्री का ऑफर रखते हैं कि मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, सेटअप करना चाहता हूँ, तो वहाँ गवर्नमेंट लाइसेंस देने में थोड़ा लिबरल हो जाती थी, रादर देन द डेवलप्ड रीजन ऑफ अ कंट्री। अगर आप डेवलप्ड कंट्री में इंडस्ट्री डालना चाहते हैं तो फिर गवर्नमेंट वहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होती थी। अ लाइसेंस वॉज नीडेड नॉट ओनली फॉर इस्टेब्लिशिंग अ न्यू एंटरप्राइज। किसी नए बिजनेस हाउस के लिए लाइसेंस नहीं था, बट ऑल्सो फॉर एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द एग्जिटिंग वंस। अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री ओनर हैं, आपकी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो चुकी है, आप उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश के लिए तो लाइसेंस चाहिए ही था, बट अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्लांट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तब भी आपको गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी लाइसेंस के द्वारा। दिस वॉज टू रेगुलेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द डिफरेंट यूजेस। अब रिसोर्स तो कंट्री है, उस रिसोर्स को कोई इंडस्ट्रियल हाउस यूज करेगा, तो वो रिसोर्सेज को भी सोचना था कि क्या गवर्नमेंट उनको अलाउ करेगा। द फोकस वॉज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, और इन सभी के पीछे गवर्नमेंट का एक ही मकसद था,
टू प्रमोट सोशल वेलफेयर रादर देन प्राइवेट प्रॉफिट, कि प्राइवेट प्रॉफिट के लिए आप सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती थी गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर को। सो पॉइंट बड़ा क्लियर है, समझ आ रहा होगा आपको। पॉइंट थर्ड है इंडस्ट्रियल कंसेशन। अब यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ कंसेशन छूट का प्रावधान भी किया प्राइवेट लोगों के लिए कि इफ दे वांट टू इस्टेब्लिश देयर इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन ऑफ आवर कंट्री, द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वर ऑफर्ड मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशन, कई तरीके के इंडस्ट्रियल कंसेशन ऑफर किए फॉर इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। दीज कंसेशन इंक्लूड, पहला था टैक्स हॉलीडे, मतलब यहाँ गवर्नमेंट ने छूट दी कि अगर आप बैकवर्ड रीजन में अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं तो आपको 1 ईयर 2 ईयर जो भी था नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। जब आपकी इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड हो जाए, सेटअप हो जाए, उसके एक टाइम लिमिट के बाद आप टैक्स देना चालू करें। तो टैक्स हॉलीडे, फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय के लिए, वो 6 महीने 3 महीने साल भर 2 साल हो सकता था। अब ये डिपेंड करता था वो इंडस्ट्री किस टाइप की है, वो कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना बड़ा प्लांट है। सेकंड था सब्सिडाइज पावर सप्लाई। अब जैसे इंडस्ट्री डेवलप होती है तो वहाँ पे पावर सप्लाई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा या फिर जो कोल है एनर्जी का सोर्स, कोल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वहाँ आपको उसमें छूट दी जाती थी कि जो कमर्शियल रेट है इलेक्ट्रिसिटी के उसको पर यूनिट कम दिया जाएगा, वो भी एक टाइम के लिए। तो ये भी दूसरा कंसेशन का एक फॉर्म था। लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द इंडस्ट्रियल कंसेशन वर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी। तो ये भी दूसरा जो कंसेशन था ये भी रीजनल इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए था। तो ये क्लियर है कि आईपीआर के अंडर जो पॉलिसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की, उसका एक मेजर मोटिव क्या था, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। ये भी एक मेजर क्वेश्चन है, जैसे 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ा आपने आईपीआर 1956 के अंडर में, फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था या फिर वो इंडस्ट्रियल कंसेशन था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम, मैंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी आपको दिया है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी प्रॉब्लम पूछें और इसको डीपली स्टडी करते रहें। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।